ज्वाला पर्वत की यात्रा आर्यन के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली थी। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 9, ज्वाला पर्वत की चुनौती, द चैलेंज ऑफ वॉल्केनो पीक। रात का सन्नाटा था, लेकिन ज्वाला पर्वत के करीब पहुंचते ही हवा में तपिश बढ़ गई थी। ये पहाड़ कोई साधारण पर्वत नहीं था, इसके भीतर सो रहा लावा अग्निवंश की प्राचीन ऊर्जा से भरा था। सुमित्रा ने चेतावनी दी थी कि यहाँ की हवा में गंधक, सल्फर और जहरीला धुआं है, जो बिना तैयारी के जाने वाले की जान ले सकता है। आर्यन जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर की नीली अग्नि बाहर की गर्मी से रिएक्ट कर रही है। उसके शरीर से पसीना नहीं, बल्कि हल्का नीला धुआं निकल रहा था। अगर मुझे प्रवाह, द फ्लो चक्र खोलना है, तो मुझे इस गर्मी को सहना नहीं, बल्कि इसे अपने अंदर सोखना होगा, आर्यन ने खुद को याद दिलाया। तभी पहाड़ी के एक संकरे रास्ते पर उसे एक दहाड़ सुनाई दी। अंधेरे से दो दहकती हुई लाल आंखें बाहर निकलीं। वो एक लावा तेंदुआ, लावा लेपर्ड था। इसका शरीर पिघले हुए पत्थर जैसा लग रहा था और इसकी पूंछ से आग की लपटें निकल रही थीं। लावा तेंदुआ बिजली की रफ्तार से आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने अपनी अग्नि गति का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन यहाँ की भारी और गर्म हवा ने उसे धीमा कर दिया था। तेंदुए का पंजा आर्यन के कंधे को छूते हुए निकला, जिससे उसके कपड़े झुलस गए। यहाँ मेरी गति काम नहीं आएगी, मुझे लड़ना होगा। आर्यन ने अपनी तलवार ज्वालामुख निकाली, लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही उसने तलवार निकाली, लावा तेंदुआ रुक गया। वह अपनी गर्दन झुकाकर तलवार को सूंघने लगा। आर्यन हैरान था। वो जानवर अब हमला करने के बजाय डरा हुआ लग रहा था। अचानक एक पत्थर की ओट से एक छोटी सी आकृति बाहर आई। वो एक बूढ़ा बौना ड्वार्फ था, जिसने फटे पुराने चमड़े के कपड़े पहने थे। इसे म्यान में डालो लड़के, तुम अपनी तलवार से इसे डरा रहे हो, बौने ने कर्कश आवाज में कहा। ये जानवर हमला नहीं कर रहा था, ये तो बस इस पर्वत के नए राजा का स्वागत करने आया था। आर्यन ने तलवार वापस रखी। तेंदुआ शांत होकर वापस अंधेरे में गायब हो गया। आप कौन हैं, और इसे कैसे पता कि मैं कौन हूं? आर्यन ने पूछा। बौना हंसने लगा। मेरा नाम लोका है, मैं इस पहाड़ का लोहार हूं, और इस तेंदुए ने तुम्हारी तलवार नहीं, तुम्हारे खून की खुशबू पहचानी है। केवल अग्निवंश का असली वारिस ही इस पहाड़ की गर्मी में खड़ा रह सकता है। लोका ने आर्यन को गौर से देखा। तुम यहाँ प्रवाह चक्र खोलने आए हो ना? लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अभी एक रुकी हुई नदी की तरह है। अगर तुम उस झरने के नीचे नहीं बैठे जहां लावा गिरता है, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। लोका ने पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया, जहां से आग की एक पतली धार नीचे गिर रही थी। वहां जाओ और अपनी आत्मा को बहने दो। अगर बच गए तो तुम एक योद्धा बनोगे, अगर नहीं तो ये पहाड़ तुम्हारी कब्र होगा। आर्यन ने बिना डरे ऊपर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके सामने मौत खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे उसके पिता का अधूरा सपना और पूरे वंश का भविष्य था। अध्याय 9 का अंत। अध्याय 10 की झलक। लावा के झरने के नीचे आर्यन की तपस्या। क्या उसका शरीर उस प्रचंड तापमान को झेल पाएगा? लोका का असली मकसद क्या है? झरने का तापमान इतना था कि हवा भी जल रही थी। आर्यन अब अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव पर खड़ा था। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 10, लावा का अभिषेक, द मोल्टन बैप्टिज्म। लोका के इशारे पर आर्यन उस पत्थर की शिला प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, जिसके ठीक ऊपर से पिघले हुए लावा की एक पतली लेकिन प्रचंड धार गिर रही थी। गर्मी इतनी थी कि आर्यन की त्वचा लाल पड़ने लगी थी और उसे सांस लेने में भी जलन हो रही थी। अंदर जाओ लड़के, याद रखना, अगर तुमने अपनी नीली अग्नि को बाहर निकालने की कोशिश की तो लावा तुम्हें जला देगा। तुम्हें लावा को अपना हिस्सा बनाना है, उससे लड़ना नहीं है, लोका ने दूर खड़े होकर चिल्लाया। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस झरने के नीचे बैठ गया। जैसे ही लावा उसकी पीठ से टकराया, आर्यन की चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। आहा! ऐसा लगा जैसे हजारों जलती हुई तलवारें एक साथ उसके शरीर में उतार दी गई हों। उसका कवच तुरंत पिघलकर राख हो गया। साधारण इंसान उसी पल मर जाता, लेकिन आर्यन के शरीर में मौजूद अग्निवंश का खून उसे जलने से बचा रहा था। ध्यान लगाओ आर्यन, दर्द को महसूस मत करो, शक्ति को महसूस करो। लोका की आवाज गूंजी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने देखा कि उसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा थी वो रुकी हुई थी। वो एक बांध की तरह थी जो टूट नहीं रही थी। यही वह बाधा थी जिसे प्रवाह, द फ्लो चक्र कहा जाता था। उसने अपने मन को शांत किया। उसने कल्पना की कि उसकी नसें नदियां हैं और लावा उस नदी का पानी।
धीरे धीरे उसकी नीली अग्नि और बाहर का लाल लावा एक दूसरे में मिलने लगे। अचानक आर्यन के सीने पर बना वो नीला ड्रैगन का निशान फिर से चमकने लगा। इस बार उसकी चमक इतनी तेज थी कि लावा का लाल रंग भी नीला पड़ने लगा। धमाक! आर्यन के शरीर से एक नीला प्रकाश निकला जिसने लावा के झरने को 2 हिस्सों में चीर दिया। उसकी रगें अब सुनहरी और नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसके शरीर का हर घाव भर गया और उसकी मांसपेशियों में एक नई ताकत आ गई। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियां अब पूरी तरह नीली थीं और उनके चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और बिना किसी मंत्र या तलवार के हवा में आग की एक चाबुक विप बन गई। मैंने कर दिखाया। मुझे शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा है, आर्यन ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। लोका धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में सम्मान था। तुमने दूसरा चक्र खोल लिया है आर्यन। अब तुम्हारी अग्नि सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, वो तुम्हारे आसपास की प्रकृति का हिस्सा बन गई है। तुम अब आग को सिर्फ बना नहीं सकते, तुम उसे नियंत्रित, कंट्रोल भी कर सकते हो। लेकिन तभी पहाड़ की चोटी से एक जोरदार धमाका हुआ। काले धुएं का एक विशाल बादल आसमान में छा गया। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। लोका का चेहरा गंभीर हो गया। जोरावर के जासूस, वे तुम्हें यहां ढूंढते हुए आ गए हैं। और वे अकेले नहीं हैं, वे अपने साथ पाताल कुत्ते हेलहाउंड्स लाए हैं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसी। उन्हें आने दो, आज मैं अपनी इस नई शक्ति का स्वाद चखना चाहता हूं। जोरावर के शिकारियों ने आर्यन को घेर लिया था। अब समय था ये देखने का कि प्रवाह चक्र की शक्ति वास्तव में क्या कर सकती है। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 11, पाताल कुत्तों का तांडव। ज्वाला पर्वत की ढलानों पर धुआं इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक अंधेरे से 4 जोड़ी लाल आंखें चमक उठीं। ये पाताल कुत्ते हेलहाउंड्स थे, काले साए जैसे शरीर जिनके फेफड़ों से आग की जगह जहरीला धुआं निकलता था। उनके पीछे खड़े थे 3 नकाबपोश शिकारी जिनके हाथों में पृथ्वी वंश की भारी जंजीरें थीं। पकड़ लो इसे, सम्राट जोरावर को इसकी लाश भी चलेगी, एक शिकारी ने कर्कश स्वर में आदेश दिया। आर्यन शांत खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की नीली आभा औरा नाच रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसे आग को बनाने की जरूरत नहीं है। आसपास की गर्मी खुद ब खुद उसके इशारों पर नाचने को बेताब थी। जैसे ही पहला कुत्ता आर्यन की गर्दन की ओर झपटा, आर्यन ने सिर्फ अपनी उंगली हवा में घुमाई। अग्निपाश, द फायर स्नेह। हवा में मौजूद गर्मी अचानक नीली रस्सियों में बदल गई और उस पाताल कुत्ते को हवा में ही जकड़ लिया। आर्यन ने मुट्ठी कसी और वो कुत्ता एक नीले विस्फोट के साथ धुएं में बदल गया। क्या? इसने बिना मंत्र के हमला किया? शिकारी हैरान रह गए। बाकी तीनों कुत्तों ने एक साथ हमला किया। शिकारी भी अपनी जंजीरों के साथ आगे बढ़े। वे जंजीरें जमीन को फाड़ते हुए आर्यन की तरफ आ रही थीं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने प्रवाह द फ्लो चक्र की ऊर्जा को अपने दोनों हाथों में केंद्रित किया और जमीन पर एक जोरदार प्रहार किया। नील लहर, द ब्लू वेव। आर्यन के चारों ओर से नीली आग की एक सुनामी उठी। ये आग ऊपर की तरफ नहीं बल्कि जमीन के समांतर पैरेलल बह रही थी। पाताल कुत्ते उस लहर में बह गए और शिकारी अपनी ही जंजीरों समेत पीछे जा गिरे। उनके पत्थर जैसे सख्त कवच नीली आग की गर्मी से मोम की तरह पिघलने लगे। भागो, ये लड़का इंसान नहीं है, एक शिकारी चिल्लाया, लेकिन आर्यन ने अग्नि गति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ एक शिकारी के सीने के पास रखा। जाओ, जोरावर से कहना कि आर्यन अब शून्य नहीं रहा और इंटरक्लैन टूर्नामेंट में उसकी पूरी सेना भी मुझे नहीं रोक पाएगी। आर्यन ने अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा झटका दिया जिससे वे शिकारी पहाड़ से नीचे जा गिरे। वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी पूरी शक्ति उस नीली आग ने सोख ली थी। लोका पीछे से धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। प्रभावशाली। लेकिन याद रखना, आर्यन जोरावर ने अभी अपनी असली ताकत वज्रसेना नहीं भेजी है। वे पत्थर के ऐसे योद्धा हैं जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता। आर्यन ने अपनी चमकती नीली आंखों से आसमान की ओर देखा। उन्हें भी आने दीजिए लोका, अब मुझे रुकना नहीं आता। लोका ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया जिस पर एक रहस्यमयी निशान था। ये लो, अब तुम्हें अपनी गुरु माँ के पास वापस जाना चाहिए। तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला चरण अग्निवंश के पुराने महल के मलबे में छिपा है। ज्वाला पर्वत से नीचे उतर चुका था। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन शहर की हवा में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अग्निवंश, शून्य से शिखर तक। अध्याय 12, शहर में सन्नाटा और कड़वी खबर। आर्यन जब शहर की सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि हर जगह पृथ्वी वंश के सैनिकों का पहरा बढ़ा दिया गया है।
लोग डरे हुए थे और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो चुपचाप साए की तरह गलियों से होता हुआ अपनी गुरु माँ सुमित्रा के गुप्त ठिकाने पर पहुंचा। अंदर का नज़ारा देख आर्यन का खून जम गया। सामान बिखरा हुआ था और दीवार पर खून के निशान थे। गुरु माँ, आर्यन चिल्लाया। तभी अंधेरे कोने से एक कमजोर आवाज आई। वो सुमित्रा नहीं बल्कि मीरा थी। वो जख्मी थी और उसने अपना हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ था। आर्यन, तुम आ गए, मीरा ने लड़खड़ाते हुए कहा। आर्यन उसे सहारा देकर बिठाया। मीरा, ये सब क्या है? गुरु माँ कहाँ है? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। जोरावर के खास अंगरक्षकों ने हमला किया था। उन्होंने गुरु माँ को बंदी बना लिया है। वे जान गए थे कि तुम ज्वाला पर्वत पर हो और गुरु माँ तुम्हारी मदद कर रही हैं। जोरावर ने ऐलान किया है कि अगर तुम इंटरक्लैन टूर्नामेंट की शुरुआत तक खुद को सरेंडर नहीं करते तो गुरु माँ को सरेआम मौत की सजा दी जाएगी। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसके सीने में मौजूद नीली आग तेजी से धड़कने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं आर्यन, मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। वे तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन एक और बुरी खबर है, जोरावर ने टूर्नामेंट के नियम बदल दिए हैं। अब ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये एक मौत का खेल, डेथ मैच बन गया है। और उसने दूसरे राज्यों से खूंखार लड़ाकों को बुलाया है ताकि वे तुम्हें सबके सामने खत्म कर सके। आर्यन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब वो नीली चमक थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। जोरावर ने गुरु माँ को हाथ लगाकर अपनी मौत को दावत दी है। मीरा, तुम यहाँ सुरक्षित रहो। मैं अब अग्निवंश के पुराने महल के मलबे में जा रहा हूँ। क्यों? वहां तो सिर्फ राख और पत्थर हैं, मीरा ने हैरानी से पूछा। लोका ने कहा था कि मेरी अगली शक्ति वहीं छिपी है। अगर मुझे जोरावर की वज्रसेना को हराना है तो मुझे अग्निवंश के पूर्वजों की ढाल को हासिल करना होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी तलवार ज्वालामुख को अपनी पीठ पर बांधा। वो जानता था कि अब छुपने का समय खत्म हो चुका है। अब दुनिया को ये पता चलने वाला था कि अग्निवंश का असली राजकुमार वापस आ गया है। रात के अंधेरे में आर्यन शहर के सबसे पुराने और वीरान हिस्से की ओर बढ़ा, जहां कभी अग्निवंश का विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उसे महसूस हो रहा था कि मिट्टी के नीचे से कोई उसे पुकार रहा है। अध्याय 12 का अंत। अध्याय 13 की झलक। आर्यन अग्निवंश के खंडहरों में पहुंचता है। वहां उसे एक प्राचीन रक्षक, गार्डियन का सामना करना पड़ता है जो उसकी योग्यता की परीक्षा लेगा। क्या आर्यन अपने पूर्वजों की विरासत को पाने के काबिल साबित होगा?